ओके बेटा, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस एडजस्टमेंट में पहुंचे थे कि 1,40,000 की कॉस्ट प्राइस की एक मशीन है जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,10,000 है और इस मशीन को हम लोगों ने बेचा है 20,000 रुपीज में। तो पहले 140 में थे 110 माइनस करेंगे तो 30,000 बुक वैल्यू आएगा। अब 30,000 बुक वैल्यू आने के बाद 20,000 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अगर 20,000 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो बाकी 10,000 क्या हुआ? लॉस। बाकी 10,000 हमारा लॉस हुआ। तो इसमें जर्नल एंट्री एक सेलिंग प्राइस की होगी। सेलिंग प्राइस की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सेलिंग प्राइस की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी या प्लांट एंड प्रॉपर्टी अकाउंट। और लॉस की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। लॉस की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या प्लांट एंड इक्विपमेंट आप बोल सकते हो। और ये जो एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री है, सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री है, इसकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये तीन जर्नल एंट्री हमको करनी है। इसमें आपको एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। सेलिंग प्राइस की एंट्री 20,000 की बैंक टू मशीनरी। कौन सी बैंक? सेक्शन बी, क्योंकि मशीनरी बेचा मतलब फिक्स एसेट बेचा मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो 20,000 हमारा सेलिंग प्राइस है तो बैंक में होगा डेबिट, सेक्शन बी में डेबिट। ये सेक्शन बी है, इसमें 20,000 हम डेबिट करेंगे। ऐड कैश इनफ्लो 20,000, इसको बोलेंगे सेल ऑफ मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी। 20,000 बैंक में हो गया डेबिट तो मशीनरी अकाउंट में होगा क्रेडिट। मशीन एक्चुअली क्वेश्चन में नाम मशीनरी नहीं है, क्वेश्चन में प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। ये मशीनरी नाम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लांट प्रॉपर्टी ओल्ड बैलेंस शीट में एंड इक्विपमेंट ऐसा नाम दिया हुआ है। डन। अब 20,000 बैंक में हो गया डेबिट तो मशीन में होगा क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट। ये हमारी सेलिंग प्राइस। फिर 10,000 जो लॉस हुआ उसकी एंट्री, सेलिंग प्राइस की एंट्री हो गई बैंक टू मशीन। लॉस की एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन। लॉस का इफेक्ट पीएनएल में सीधा होता है। सेक्शन ए का पार्ट 2, सेक्शन ए पार्ट 2 एड एक्सपेंसेस। इसके अंदर हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो हमारी मशीनरी बेची, उसका 10,000 लॉस हुआ पीएनएल में डेबिट एड एक्सपेंसेस में, और 10,000 लॉस का दूसरा इफेक्ट मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री इस सब में होगी? हाँ होगी। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 1,10,000, इसकी एंट्री कब होती है? ये थर्ड वाली, ये एंट्री तब होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। दिस entry is done only when provision for depreciation account is prepared। मतलब जब provision for depreciation account का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होता है तभी ये वाली एंट्री होती है 1,10,000 वाली। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट और मशीनरी में हो जाएगा क्रेडिट 1,10,000। मशीनरी में क्रेडिट बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट को बैलेंसिंग हम बाद में करेंगे, इसको बैलेंसिंग बाद में करेंगे। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले बैलेंस करना है, पर सारे वर्किंग नोट्स को बैलेंसिंग में बाद में करता हूँ। चलो, तो ये एडजस्टमेंट हो गई हमारी मशीनरी वाली। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है सेकंड एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 80,000 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16,000। तो इसके अंदर एक एंट्री होती है सेलिंग प्राइस की और एक एंट्री होती है प्रॉफिट की। अब ये 80,000 कॉस्ट प्राइस है, उसकी एंट्री नहीं होगी। 16,000 पे प्रॉफिट है तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा 96,000। तो एक एंट्री होगी 96,000 सेलिंग प्राइस की, एक एंट्री होगी 16,000 प्रॉफिट की। और ये जो 80,000 हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड,
इस 80,000 की एंट्री नहीं करते। एक सेलिंग प्राइस, एक प्रॉफिट। पहले मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाऊंगा और ऊपर जाके इसको मैं टिक कर लूंगा। कहाँ दिया हुआ है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये करंट इन्वेस्टमेंट है, ये रहा, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ। तो मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को टिक कर लूंगा पहले, ये वाला नॉन करंट जो होते जाए उसको टिक करते जाने का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 270। 2 लाख और 270 अमाउंट याद करना, 2 लाख और 270। तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। अब इसका ओपनिंग 2 लाख ऑब्वियसली हमारा एसेट है, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो 2 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड, और क्लोजिंग है 270, तो क्लोजिंग को मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। तो ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 270, ये ओपनिंग क्लोजिंग हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। इसके बाद जो सेलिंग प्राइस था, एक एंट्री सेलिंग प्राइस की, एक एंट्री प्रॉफिट की। अगर आपको याद हो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट कितना था, देखो मैं फिर से दिखा दूं, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ये रहा, ओपनिंग है 2 लाख और क्लोजिंग है 270, 2 लाख और 270। अभी इसका एक एंट्री होगी इसकी सेलिंग प्राइस की 96,000 की, एक एंट्री प्रॉफिट की। मैं डायरेक्टली पोस्टिंग कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री में ओरली बोल देता हूँ। इसकी पोस्टिंग होगी 96,000 की बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब इन्वेस्टिंग में इनफ्लो। तो एक इन्वेस्टिंग में इनफ्लो में आएगा 96,000, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो में आएगा 96,000, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो हमको इतना पैसा मिला 96,000, तो बैंक में होगा डेबिट। अब बैंक में होगा डेबिट तो इन्वेस्टमेंट्स में होगा क्रेडिट 96,000। तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का जो अकाउंट है इसमें क्रेडिट साइड पे आएगा 96,000 बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेलिंग प्राइस, बाय बैंक अकाउंट सेक्शन बी में हमने इसको डेबिट किया, यहाँ पे हुआ क्रेडिट तो सेक्शन बी में डेबिट। तो एक एंट्री हो गई सेलिंग प्राइस की। अभी प्रॉफिट की एंट्री, प्रॉफिट जो होता है वो पीएनएल में होता है सीधा इफेक्ट, प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में होता है क्रेडिट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में होगा डेबिट। प्रॉफिट का पीएनएल में सीधा इफेक्ट होता है, यहाँ पे उल्टा इफेक्ट होता है। पीएनएल में होगा जो प्रॉफिट है वो पीएनएल में प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे डेबिट होगा 16,000 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हो गया डेबिट, तो पीएनएल में पार्ट 2 में होगा क्रेडिट, ये प्रॉफिट 16,000। इसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो पीएनएल में हो गया क्रेडिट लेस, पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेस मतलब क्रेडिट, तो यहाँ पे हो गया क्रेडिट, और अपना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हो गया डेबिट। इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। तो एक एंट्री हो गई हमारी सेलिंग प्राइस की, एक एंट्री हो गई हमारी प्रॉफिट की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 22। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 22, ये क्यों दिया हुआ है मैं आपको समझा दूं। हमारा अकाउंटिंग ईयर ओपनिंग है 21, क्लोजिंग है 22। अब मैं डिबेंचर समझा दूं आपको। डिबेंचर्स जो है ये देखो लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिबेंचर्स, ये जो लॉन्ग मैं अकाउंट बना के बताता हूं, ये टिक कर दिया मैंने। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 10% डिबेंचर, ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 320। तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा 10% डिबेंचर अकाउंट, ओपनिंग 2 लाख लिखूंगा, क्लोजिंग 320 लिखूंगा। 2 लाख और 320 याद रखना, 2 लाख और 320। एक अकाउंट बनाता हूं मैं, ओपनिंग मैंने लिख दिया 2 लाख और क्लोजिंग मैंने लिख दिया 320। यहां पे मैं लिख दूंगा 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। अब क्योंकि ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। लायबिलिटीज में पहले क्रेडिट होता है फिर डेबिट होता है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है पहले वो निकालो, 2 लाख और 320, इन दोनों का डिफरेंस है 1,20,000। 1,20,000 जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड पे है। अब क्रेडिट साइड पे क्यों, डिबेंचर्स का डिफरेंस क्रेडिट साइड पे क्यों है,
डिबेंचर साल के शुरू में थे 2 लाख ओपनिंग बैलेंस और अंत में हो गए 3,20,000 क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 3,20,000 है, तो 1,20,000 के जो डिबेंचर्स बढ़ गए, क्यों बढ़ गए? क्योंकि हमने डिबेंचर्स इश्यू किए होंगे, इश्यू किए होंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब फाइनेंसिंग में इनफ्लो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, कौन सी बैंक? सेक्शन सी, सेक्शन सी मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये डिबेंचर्स हमने इश्यू किए होंगे तो हमको पैसा मिलेगा। तो 1,20,000 यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो अपने फाइनेंसिंग में होगा डेबिट सेक्शन सी में 1,20,000। तो सेक्शन सी में, ये सेक्शन सी है, इसमें इनफ्लो में 1,20,000 और मैं यहाँ पे लिखूंगा 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। तो 10% डिबेंचर इश्यूड, तो इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स 1,20,000। अब प्रॉब्लम क्या है, इसकी एक डेट दी हुई है, 1,20,000 तो हो गया, अब इसकी एक डेट दी हुई है कि हमने जो डिबेंचर इश्यू किए हैं वो 31 मार्च 22 पे इश्यू किए। देखो थर्ड एडजस्टमेंट के डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 31 मार्च। तो इसका क्या करना है वो लॉजिक समझा दूं कि 31 मार्च 22 का क्या करना है। ये जो डिबेंचर हमने इश्यू किए हैं, ये हमने डिबेंचर इश्यू किए हैं 31 मार्च पे, ये वाले डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 31 मार्च 2022। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस की डेट क्या होगी? ओपनिंग बैलेंस की डेट होगी 1/4/21 और क्लोजिंग बैलेंस की डेट क्या होगी? क्लोजिंग बैलेंस की डेट होगी 31/3/22। अब वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप्स आते हैं, पहले इस टाइप को समझते हैं। जो ओपनिंग बैलेंस वाले डिबेंचर्स होंगे 2 लाख वाले, इस पे हमको पूरे साल का ब्याज मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ड्यू करना पड़ेगा 2 लाख रुपए पर 10% 20,000 ओपनिंग बैलेंस वाले पे। अब ये जो नए इश्यू किए डिबेंचर्स 1,20,000 वाले, ये नए डिबेंचर हमने इश्यू किए हैं साल के आखिरी दिन पे 31 मार्च पे, तो इसका कोई भी इंटरेस्ट हमको देना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये साल के आखिरी दिन पे इश्यू किए, तो एक दिन का ब्याज हमको नहीं भरना पड़ता है। कहने का मतलब है ये जो क्लोजिंग है 3,20,000, उसके मैंने 2 पार्ट्स कर दिए। 3,20,000 में दे ओपनिंग वाले 2 लाख रुपए वाले डिबेंचर्स, जो ओपनिंग बैलेंस वाले 2 लाख रुपए वाले डिबेंचर्स हैं, इस पे पूरे साल का ब्याज, और जो नए डिबेंचर इश्यू किए 1,20,000 वाले, इस पे कोई भी ब्याज नहीं होगा क्योंकि ये साल के आखिरी दिन पे इश्यू किए, तो एक दिन का थोड़ी ब्याज भरेंगे। तो टोटल 3,20,000 के डिबेंचर्स हैं, उसमें से टोटल 3,20,000 के डिबेंचर हैं, उसमें से जो ओपनिंग वाले 2 लाख हैं, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। ओपनिंग वाले 2 लाख वाले अलग कर देते हैं और नए वाले 1,20,000 अलग कर देते हैं। जो ओपनिंग बैलेंस वाले 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, उस पे मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट। और जो नए वाले डिबेंचर्स हैं 1,20,000 वाले न्यू डिबेंचर्स, इस पे 10% इंटरेस्ट लेकिन 0 डेज का, 0 डेज, 0 डेज मतलब 0 ईयर या 0 डेज, तो इस पे इंटरेस्ट होगा ही नहीं क्योंकि ये साल के आखिरी दिन पे इश्यू किए। तो जो ओपनिंग बैलेंस वाले हैं 2 लाख वाले, इस पे इंटरेस्ट आएगा 20,000 और जो नए इश्यू किए इस पे इंटरेस्ट आएगा 0, तो टोटल इंटरेस्ट हुआ 20,000। अब ये टोटल इंटरेस्ट 20,000 हमने पे नहीं किया, इसको ड्यू करना पड़ेगा। ये 20,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये 20,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमको पे करना पड़ेगा। पे कैसे करेंगे? पे करते टाइम एक हो जाएगा पीएनएल डेबिट एड एक्सपेंसेस, एक हो जाएगा पीएनएल में डेबिट एड एक्सपेंसेस में, ये 20,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक तो ये हमारा खर्चा है, हमको पे करना पड़ेगा। दूसरा फाइनेंसिंग में आउटफ्लो, याद रखना इंटरेस्ट और रेंट, इंटरेस्ट पे पहले शुरू करते हैं। इंटरेस्ट जब हम लोग पे करते हैं, इंटरेस्ट जब हम लोग पे करते हैं तो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो में आता है, और इंटरेस्ट जब हम रिसीव करते हैं तो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो में आता है। मैं लिख के भी दूंगा, ध्यान देना। पहले ये पेड वाला लिखते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 20,000। तो 20,000 जो हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे किया, उसके 2 इफेक्ट, पीएनएल में एड एक्सपेंसेस, पीएनएल में डेबिट एड एक्सपेंसेस, तो सेक्शन सी में आउटफ्लो, सेक्शन सी में आउटफ्लो। अब मैं ये थियरी वाले पेजेस के लिए कुछ लिख के देता हूं आपको, ये रूल्स फॉर
थियरी पेजेस, ये लिख के रखना कहीं ना कहीं पे थियरी वाले पेजेस में कि पहली पॉइंट, इफ इंटरेस्ट इज पेड बाय अस, तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट पीएनएल में डेबिट ऑब्वियसली, प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट मतलब एड एक्सपेंसेस, और सेकंड इफेक्ट फाइनेंसिंग में आउटफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो में पैसा गया। तो एग्जाम में पूछते हैं कि इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी है, तो आपको लिखने का फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड बाय अस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऐसे एग्जाम में पूछते हैं। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अस, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो क्या, इफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय अस, सीधी बात है रिसीव तो तभी होगा ना जब हमने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी हो, तो इंटरेस्ट रिसीव होता है इन्वेस्टमेंट पे। इंटरेस्ट जब रिसीव होता है तो पीएनएल में हो जाता है क्रेडिट और इन्वेस्टिंग में आता है इनफ्लो, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा किस पे, इन्वेस्टमेंट्स पे ही मिलेगा, तो वो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो में आता है, सेक्शन बी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो में। तो ये मैं आपको बोल रहा था 2 मिनट पहले, इंटरेस्ट पेड हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, चलो ध्यान दो आगे कहां पहुंचे, डिबेंचर्स वाली पॉइंट हो गई। अभी मैं बैलेंस शीट को सॉल्व करूंगा पूरा उल्टा, 3 एडजस्टमेंट हो गई, डिबेंचर्स वाला भी हो गया। अब उल्टा सॉल्व करूंगा पूरे, पहले नोट्स फिर बैलेंस शीट। अब ये कैश एंड बैंक बैलेंस, एक कैश इन हैंड है एक बैंक बैलेंस है, ओपनिंग है 110 और 130, ये ओपनिंग है दोनों का 110 और 130, तो 110 और 130 याद रखो, 110 और 130 ये मैं ओपनिंग के सामने लिखूंगा यहाँ पे 110 प्लस 130, ये ओपनिंग कैश एंड बैंक। अभी क्लोजिंग कैश एंड बैंक, तो क्लोजिंग कैश एंड बैंक मैं देखूं कितना है, क्लोजिंग कैश एंड बैंक ये है 140 और 160, ये रहा 140 और 160, ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 140 और 160, यहाँ पे 140 और 160, ठीक है, क्लोजिंग कैश एंड बैंक डन। उल्टा ही स्टार्ट करने का इजी रहता है, तीनों एडजस्टमेंट हो गई, कैश और बैंक हो गया, मशीनरी हमने अकाउंट बना के रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के रखा है वर्किंग नोट में, जब वर्किंग नोट्स को टैली करेंगे तब इसका बैलेंस निकालेंगे। सरप्लस बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट, ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट की पहली लाइन होती है, ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग है 3,40,000, तो 1,40,000 रुपए हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है, तो 1,40,000 1,40,000 इंक्रीज इन प्रॉफिट है, ये 1,40,000 हम इंक्रीज इन प्रॉफिट के सामने लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की पहली लाइन में। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 3,40,000, ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, तो 3,40,000 माइनस 2 लाख, बाकी 1,40,000 इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ। इसके बाद है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का अकाउंट मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर बता दूं, 240 थे 3 लाख हो गया, मतलब जनरल रिजर्व 60,000 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, ओपनिंग था 240, क्लोजिंग हो गया 3 लाख, तो 60,000 जनरल रिजर्व बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने पीएनएल में से पैसे निकाले होंगे, पीएनएल में डेबिट किए होंगे और जनरल रिजर्व में क्रेडिट किए होंगे, तो 60,000 इज कॉल्ड अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो पीएनएल में थर्ड फॉर्मेट में होगा, डेबिट मतलब ऐड, ऐड मतलब डेबिट, पीएनएल में थर्ड फॉर्मेट में ऐड मतलब डेबिट, तो यहाँ पे हुआ डेबिट, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पीएनएल में होगा डेबिट तो जनरल रिजर्व में होगा क्रेडिट। मैं जनरल रिजर्व का अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आपको चाहिए तो रफली बना सकते हो। 60,000 पीएनएल में डेबिट और जनरल रिजर्व में क्रेडिट। इसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम सीखने जाता है, ओपनिंग इसका 0 है, ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 20,000 है। ये क्यों है ऐसा, इक्विटी शेयर कैपिटल देखते हैं, ये देखो ये शेयर कैपिटल है, ओपनिंग है 12 लाख, क्लोजिंग है 16 लाख, मतलब 4 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो, 4 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि इशू किया होगा। फिर से मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने अकाउंट बनाया था, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए का बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने 4 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू किया होगा, तो फाइनेंसिंग में इनफ्लो पैसे आए, और साथ साथ में 20,000 रुपए प्रीमियम भी आया, क्योंकि प्रीमियम पहले 0 था, बाद में 20,000 हो गया, तो हमने जो नए इक्विटी शेयर इश्यू किए होंगे 4 लाख रुपए की उनकी फेस वैल्यू होगी और 20,000 रुपए इनका प्रीमियम होगा, तो हमको फाइनेंसिंग में इनफ्लो में पैसा मिलेगा 4,20,000, ये फाइनेंसिंग में इनफ्लो में हमको पैसा मिलेगा 4,20,000,
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल या ओनली शेयर कैपिटल, ज्यादा क्वेश्चन में लिखा हुआ इक्विटी नहीं लिखा हुआ, विथ प्रीमियम या एट प्रीमियम। तो अपना कैपिटल बढ़ गया, इंक्रीज हो गया 4 लाख और प्रीमियम इंक्रीज हो गया 20,000, तो टोटल हमको पैसा मिलेगा 4,20,000। नए शेयर्स इश्यू किए होंगे और साथ में प्रीमियम मिला होगा, तो फाइनेंसिंग में इनफ्लो। आगे इसके बाद और नीचे से जाएं हम लोग, कैश एंड बैंक हो गया, मशीन डेप्रिसिएशन हो गया, पीएनएल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, प्रीमियम हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये नोट नंबर 3 है, जो नोट में हो गया वो नोट में नीचे नोट्स में हो गया, जैसे 2,40,000 और 3 लाख, ये नोट्स में हो गया हमारा। फिर ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, डेटर्स मतलब करंट एसेट, करंट एसेट में होता है उल्टा रूल, करंट एसेट में उल्टा रूल होता है, ओपनिंग है 4 लाख 4 लाख, क्लोजिंग है 1,80,000, मतलब ये 2,20,000 कम हो गया। तो 2,20,000 अगर डेटर्स 2,20,000 कम हो गया तो हम बढ़ाएंगे 2,20,000, डेटर्स कम हो गया, डेटर्स में उल्टा रूल होता है, डेटर्स 4 लाख से 1,80,000 हो गया, तो 2,20,000 डेटर्स कम हो गया, कम हो गया तो हम बढ़ाएंगे, मतलब वर्किंग कैपिटल में ऐड पे आएगा ये 2,20,000। तो डेटर्स हो गए कम, डिक्रीज इन डेटर्स, तो हम कर देंगे इसको ऐड। मतलब ऐसा होता है करंट एसेट में उल्टा रूल, करंट एसेट में उल्टा रूल, डेटर्स कम हो गए तो हम करेंगे इसको ऐड, लिखेंगे डिक्रीज ही पर लिखेंगे इसको ऐड पे, सीधी बात है ना, डेटर्स कम हो गए होंगे तो हमको पैसा मिला होगा 2,20,000। डेटर्स के बाद और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेटर्स के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेटर्स के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम पहुंचे करंट इन्वेस्टमेंट पे। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आता है, लास्ट में 80,000 और 1,60,000, 80,000 ओपनिंग में आएगा, 160 क्लोजिंग में आएगा, 80 और 160 लास्ट लाइन में, 80 और 160 ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 80,000 है और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,60,000, मतलब 80,000 करंट इन्वेस्टमेंट और 1,60,000 भी करंट इन्वेस्टमेंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आता है, 80 और 160, ये 80 और 160। इसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसको टिक किया हुआ है, मतलब वर्किंग नोट में अकाउंट बना दिया है इसका, इसको यहाँ से टैली नहीं करेंगे, वर्किंग नोट में टैली करेंगे। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये नोट नंबर 2 है, मतलब ये नोट्स में थे हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। इसके बाद ट्रेड पेएबल है, ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में होता है सीधा रूल, ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में होता है सीधा रूल, ओपनिंग है 180, क्लोजिंग है 150, 180 और 150 मतलब 30,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए, 30,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज में होता है सीधा रूल, 30,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए तो हम भी कम करेंगे, हम इसको लेस पे लिखेंगे 30,000 को, वर्किंग कैपिटल में लेस पे लिखेंगे 30,000, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स बोल सकते हो आप या ट्रेड पेएबल बोल सकते हो, कम हो जाए तो आपको भी कम करना है, करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल होता है। अब क्रेडिटर्स के बाद और देखें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्रेडिटर्स कहाँ गए, ये ट्रेड पेएबल, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी बेटा शॉर्ट टर्म है, ऊपर देखो हेडिंग लिखी हुई है करंट लायबिलिटी, चाहे है ये बैंक लोन पर ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है मतलब करंट लायबिलिटी है, आएगा ये वर्किंग कैपिटल में ही, वैसे नॉर्मली बैंक लोन लॉन्ग टर्म होता है पर यहाँ पे करंट लायबिलिटी में दिया हुआ है। तो 110 से 80,000 हो गया, हम इसको वर्किंग कैपिटल में ही लिखेंगे, ओपनिंग था 1,10,000, क्लोजिंग हो गया 80,000, 30,000 रुपए कम हो गया, करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल कम हो गया 30,000, तो हम भी कम करेंगे, बैंक लोन 30,000 हम भी इसको कम करेंगे, वर्किंग कैपिटल में लेस पे आएगा, 30,000 रुपए कम हो गया, हम लिखेंगे इसको डिक्रीज इन बैंक लोन, बैंक लोन बट ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म वाला बैंक लोन, लॉन्ग टर्म वाला बैंक लोन है ना बेटा फाइनेंसिंग में आता है, शॉर्ट टर्म वाला बैंक लोन वर्किंग कैपिटल में आएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है, और डिवेंचर्स, इसका हमने वर्किंग नोट में अकाउंट बनाया, और रिजर्व एंड सरप्लस इसका नोट नंबर 1 में हो गया, और शेयर कैपिटल ये हमारा सॉल्व हो गया, शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए अलॉन्ग विद 20,000 प्रीमियम मैंने लिख दिया, तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन उल्टा स्टार्ट किया था, कंप्लीट हो गया।
अभी सबसे पहले वर्किंग नोट्स को टैली करेंगे। वर्किंग नोट्स में पहला है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का टोटल करते हैं, देखते हैं कितना डिफरेंस है। तो प्लांट प्रॉपर्टी का टोटल, डेबिट का टोटल है, एक ही अमाउंट है 14 लाख, और क्रेडिट का टोटल है 22,80,000। अब डिफरेंस निकालते हैं। 22,80,000 माइनस 14 लाख, 22,80,000 माइनस 14 लाख, डिफरेंस आया 8,80,000 डेबिट साइड पे। अब प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में डेबिट साइड पे डिफरेंस है। क्यों डेबिट साइड पे डिफरेंस है? क्योंकि हमने इतना प्लांट प्रॉपर्टी खरीदा होगा। क्यों डेबिट साइड पे डिफरेंस है? क्योंकि इतना हमने खरीदा होगा तो कौन से सेक्शन में आएगा? सेक्शन बी में आएगा, क्योंकि ये फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स सारे सेक्शन बी में आते हैं, तो यहाँ पे होगा डेबिट, तो सेक्शन बी में होगा क्रेडिट 8,80,000। सेक्शन बी में क्रेडिट मतलब लेस 8,80,000। क्या लिखेंगे इसको? 8,80,000 को परचेज ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। परचेज ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट 8,80,000। तो प्लांट प्रॉपर्टी में हो गया डेबिट और बैंक में हो गया क्रेडिट। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट का टोटल है 3,50,000। अब क्रेडिट का टोटल है 1,90,000। अब डिफरेंस, तो 3,50,000 माइनस 1,90,000, तो डिफरेंस है 1,60,000। क्यों डिफरेंस है इसमें 1,60,000? इतना हमने प्रोविजन बनाया होगा और इतना प्रोविजन में पैसे डाले होंगे। अब इतने पैसे हमने प्रोविजन में डाले होंगे तो प्रोविजन होगा क्रेडिट। प्रोविजन में इतने पैसे डिपॉजिट किए होंगे, तो ये पैसे निकाले कहां से होंगे? पीएनएल में से। कोई भी रिजर्व टाइप का अकाउंट होता है ना, या प्रोविजन टाइप का अकाउंट होता है, उसका डिफरेंस पीएनएल में ही जाता है। जैसे ये प्लांट प्रॉपर्टी था, टेंजिबल एसेट या टेंजिबल लायबिलिटी। कोई भी टेंजिबल एसेट, खास करके कोई भी टेंजिबल एसेट होगा ना, तो डिफरेंस सेक्शन बी में बैंक में जाता है, और कोई भी प्रोविजन या रिजर्व होता है ना, तो उसका डिफरेंस पीएनएल में जाता है। अब यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट, मतलब सेक्शन ए पार्ट 2 1,60,000। सेक्शन ए पार्ट 2 1,60,000। भाई इतना हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया होगा, तो इसको बोलते हैं अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इतना पैसा हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डाला होगा, तो पीएनएल में से निकाला होगा। पीएनएल डेबिट, तो प्रोविजन क्रेडिट। अब दो अकाउंट टैली हो गए। तीसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डेबिट में है 2 लाख और 16,000, 2,16,000, और क्रेडिट में है, डेबिट में है 2,16,000, क्रेडिट में है 3,66,000। तो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पे। अब डेबिट साइड पे जो डिफरेंस आएगा 366,000 माइनस 216,000, 366,000 माइनस 216,000, तो डिफरेंस आएगा 1,50,000। ये जो 1,50,000 डिफरेंस है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो ये जाएगा बैंक में। कौन सी बैंक? सेक्शन बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे हुआ डेबिट, तो सेक्शन बी में क्रेडिट। मतलब ये क्या हुआ? ये हमारा परचेज हुआ। इतना हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा, परचेज किया होगा, तो यहाँ पे डेबिट, तो सेक्शन बी में क्रेडिट 1,50,000। तो 1,50,000 सेक्शन बी में आउटफ्लो 1,50,000। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा था, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया डेबिट और बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट। चलो और आगे बढ़ते हैं। वर्किंग नोट 1 2 3 हो गया। अब 10% डिबेंचर, ये हमारा ऑलरेडी टैली हो गया है। इसका दोनों साइड पे डिफरेंस है 3,20,000, 3,20,000। ये ऑलरेडी हमारा टैली हो चुका है। 3,20,000, 3,20,000 डन। बस और कुछ नहीं है, ये थियरी वाले पेजेस खाली। इसके बाद मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को टैली करूंगा। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को टैली करते हैं। एक काम करते हैं, अभी टैली कर दूं? ठीक है, चलो अभी टैली कर देता हूँ। ये इंक्रीज इन प्रॉफिट 1,40,000, प्रपोज डिविडेंड वगैरह नहीं दिया हुआ था। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। एड में 4 अमाउंट्स, 4 में से एक ही दी हुई है, इक्वल टू सम। एड में
यहाँ पे ऐड में एक ही अमाउंट दी हुई है, 4 में थे 60,000, तो ये हमारा ऐड का टोटल 60,000। अब मैं यहाँ पे टोटल कर लूंगा तो ऊपर है 140 और उसके नीचे है 60,000, तो 140 से लेकर 60,000 तक ये होता है 2 लाख। अभी ऐड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का टोटल, एक्सपेंसेस में 3 अमाउंट है, तो एक है 10,000, एक है 20 और एक है 160, ये हुआ 1,90,000। इनकम्स में एक ही अमाउंट है 16,000, तो मैं इनकम्स में लिखूंगा 16,000, 16,000 इनकम्स में। ये ऑब्वियसली इसमें माइनस नहीं लगाना, ब्रैकेट लगाना है 16,000 रुपए। ये 16,000 जो है 16,000, इसमें आपको एक ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट इज नेगेटिव, माइनस, ठीक है। अब आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो 140 और 60 2 लाख हुआ, 2 लाख में 190 प्लस करेंगे और 16,000 माइनस करेंगे, तो ये 2 लाख प्लस 190, पहले 2 लाख में 190 प्लस किया तो ये आएगा 390, 390 में थे 16,000 रुपए माइनस करना है, तो बाकी आएगा 374। अभी वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में ऐड में एक अमाउंट है 220 और लेस में भी, लेस में 2 अमाउंट है 30 और 30 60। अब पेमेंट ऑफ टैक्सेस इस क्वेश्चन में था नहीं, तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस में डैश डैश कर देता। अब हमारा लास्ट आंसर आया था 374, 374 में ये 220 प्लस होगा और ये 60,000 माइनस होगा, 60,000 माइनस होगा, तो 374 प्लस 220, ये 374 प्लस 220 माइनस 60,000, अभी आ गया 534। ये जो 5,34,000 आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये स्मॉल ए का आंसर है। यहाँ पे वीडियो लेक्चर एंड हो जाएगा आधे 1 मिनट में, बाकी जितना बैलेंस इन रह गया नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अभी लिखना नहीं, एक और वीडियो लेक्चर बनेगा फिर लिखना। 5,34,000 सेक्शन ए।